नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन और कमाल की लचीली सभ्यता के बारे में जिसने मेसोपोटामिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को न सिर्फ बराबरी की टक्कर दी बल्कि उनके साथ साथ खूब फली फूली भी। हम बात कर रहे हैं एलामाइट सभ्यता की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन पड़ावों से गुजरेंगे: 2 भूभाग और एक राज्य, प्रारंभिक एलामाइट युग, पुराना एलामाइट और मेसोपोटामियाई प्रतिद्वंद्विता, मध्य एलामाइट स्वर्ण युग और आखिर में नव एलामाइट और पारसी विरासत। अब इस इतिहास का पैमाना समझने के लिए बस इस बात पर गौर कीजिए कि ये एलामाइट सभ्यता लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय तक चली। अपनी शुरुआत से लेकर अंततः फारसियों में विलय होने तक इसने पूरे 4 अलग अलग युग देखे हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 2 भूभाग एक राज्य। एलाम की राजनीतिक ताकत का असली राज उनकी एक बेहतरीन संघीय प्रणाली यानी फेडरेटेड सिस्टम में छिपा था। देखिए, सूसा के मैदानी इलाकों में खेतीबाड़ी की बेपनाह दौलत थी और दूसरी तरफ थे अनशान के ऊबड़-खाबड़ लेकिन संसाधनों से भरे पहाड़ी इलाके। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जबरदस्त तालमेल बनाया कि बाहरी दुश्मनों के खिलाफ इनकी ताकत दोगुनी हो गई। एकदम कमाल की रणनीति। आगे बढ़ते हैं दूसरे दौर की तरफ, प्रारंभिक एलामाइट युग। लगभग 3200 ईसा पूर्व के आसपास ये एलामाइट लोग अपने पड़ोसियों से बिल्कुल अलग थे। इनकी भाषा का किसी भी दूसरी भाषा से कोई लेना देना नहीं था, जिसे लैंग्वेज आइसोलेट कहते हैं। और इनकी कलाकृतियां वो तो और भी हैरतअंगेज थीं। इन्होंने मानव रूप वाले देवताओं के बजाय जानवरों को अपनी कला के केंद्र में रखा। मतलब इनकी सोच अपने समय से वाकई बहुत आगे थी। इस शुरुआती दौर में प्रशासन को चलाने के लिए एक बहुत ही जरूरी उपकरण उभरकर सामने आया: सिलेंडर सील्स यानी बेलनाकार मोहरें। कीमती पत्थरों से बनी ये मोहरें उनके बड़े व्यापारिक नेटवर्क में पहचान बताने के लिए एकदम जरूरी थीं। एक तरह से देखा जाए तो ये उनके प्राचीन जमाने का डिजिटल सिग्नेचर था। और मजेदार बात यह है कि ये मोहरें सिर्फ व्यापार को ही सुरक्षित नहीं करती थी। इन्हें ध्यान से देखने पर उस दौर की रोजमर्रा की जिंदगी, शाही दरबारों और एलामाइट समाज के तौर तरीकों की पूरी झलक मिलती है। एक छोटी सी मोहर और उसमें छिपी इतनी सारी कहानियां, है ना अद्भुत। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, पुराना एलामाइट और मेसोपोटामियाई प्रतिद्वंद्विता। अपने पड़ोसी मेसोपोटामिया के साथ इनके रिश्ते काफी उतार चढ़ाव भरे रहे, जिसमें जरूरी व्यापार भी शामिल था और भयंकर युद्ध भी। अब बेबीलोन के हम्मुराबी का ही किस्सा ले लीजिए। उसने मेसोपोटामिया को जीतने के लिए पहले तो एलामाइट सेना का सहारा लिया और फिर अपना काम निकलते ही उन्हीं पर कब्जा कर लिया। कूटनीति का ये एक बेहद क्रूर और हैरान करने वाला रूप था। अब चर्चा करते हैं चौथे हिस्से की, मध्य एलामाइट स्वर्ण युग। लगातार युद्ध और टकराव के बावजूद इस राज्य ने वापस उठ खड़े होने का गजब लचीलापन दिखाया और अपने शानदार स्वर्ण युग में कदम रखा। इनकी धार्मिक आस्था वाकई बहुत गहरी थी। इनके पास 200 से ज्यादा देवताओं का एक बड़ा समूह था, जिनकी पूजा पहाड़ी जगहों और डूर-उनताश जैसे विशाल जिगुरात यानी मंदिरों में होती थी। इन मंदिरों को इस तरह बनाया गया था कि पहाड़ और मैदान दोनों जगहों के देवताओं को एक साथ सम्मान दिया जा सके। और हाँ, मौत के बाद के जीवन को लेकर भी इनके विश्वास बहुत मजबूत थे। इस आस्था की एक बहुत ही खूबसूरत झलक उनताश नेपेरेशा के इस शिलालेख यानी स्टेले में मिलती है। ये एक ऐसी शानदार कलाकृति है जो राजा और देवता इंशुशिना के बीच के रिश्ते को बराबरी और आपसी सम्मान के रूप में दिखाती है। प्राचीन काल में जहाँ राजा अक्सर देवताओं के आगे पूरी तरह झुकते हुए दिखाए जाते थे, वहाँ इस तरह का 2 तरफा रिश्ता दिखाना सच में एक अनोखी बात थी। शिलालेखों के अलावा यहाँ के राजा रानियों ने सोने और चांदी की ऐसी शानदार मूर्तियां बनवाईं जो देखने में ही दंग कर देने वाली होती थीं। ये सिर्फ अमीरी दिखाने के लिए नहीं थीं, बल्कि अपने देवताओं के लिए एक रूप से उनकी स्थायी और भौतिक प्रार्थनाएं थीं, जो हमेशा के लिए वहां स्थापित कर दी गई थीं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन पवित्र मूर्तियों को चोरी या तोड़फोड़ से बचाने के लिए उन पर प्राचीन श्राप लिखे जाते थे। रानी नेपीरसू की इस धमकी का उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने अपनी विशाल कांस्य मूर्ति पर साफ लिखवाया था कि जो भी इसे तोड़ेगा उस पर नेप्पिरिशा का श्राप पड़ेगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा और वंश खत्म हो जाएगा।
इससे साफ पता चलता है कि ये सब उनके लिए कितना ज्यादा मायने रखता था। और आखिर में हमारा 5वां हिस्सा नव एलामाइट और फारसी विरासत। आपस के पारिवारिक झगड़ों और असीरियन हमलों ने इन्हें अंदर से तोड़ जरूर दिया था, लेकिन सच कहूं तो एलामाइट लोग कभी पूरी तरह गायब नहीं हुए। हुआ ये कि उनकी भाषा, उनकी कला और उनकी संस्कृति को साइरस द ग्रेट के उभरते हुए पारसी साम्राज्य ने बहुत ही सहजता से अपना लिया। यहाँ तक कि साइरस ने खुद को अनशान का राजा कहलाना शुरू कर दिया, जो एलाम की उसी महान विरासत को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो इस सब के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। ये देखते हुए कि महान फारसी साम्राज्य को इन एलामाइट्स की भाषा, इनकी शानदार कला और प्रशासनिक समझ विरासत में मिली थी, तो क्या इस लचीली एलामाइट सभ्यता की बनाई हुई मजबूत नींव के बिना वो मशहूर फारसी साम्राज्य कभी अपने उस मुकाम तक पहुंच भी पाता? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।